क्योंकि जो एक्सोलेमा होती है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्पर्मिएबल होती है, तो अंदर जो भी नेगेटिव प्रोटीन है वो बाहर नहीं जाते हैं। तो जब भी असर्शन रीजन आप अटेम्प्ट करें, पहले तो ये डिसाइड करो असर्शन और रीजन सही है या नहीं है। अब हमें पता लगे असर्शन सही है, और उसका रीजन क्या होना चाहिए बच्चों, सोच के देखते हैं ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उसका एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, आप सभी को पता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तब टिटेनी वाली प्रॉब्लम होती है, ज्यादा में नहीं होती है ना। बच्चों T20 सीरीज के आज के एपिसोड में मैं आपसे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उनके टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बच्चों हम 20 क्वेश्चंस की मदद से इन तीनों चैप्टर का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट से देखते हैं। स्टेटमेंट ए, इन रेस्टिंग स्टेट एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। बच्चों आप सभी को पता है ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों? क्योंकि जो एक्सोलेमा होती है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्पर्मिएबल होती है, तो अंदर जो भी नेगेटिव प्रोटीन है वो बाहर नहीं जाते हैं। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट है ना, इन रेस्टिंग स्टेट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ इन कंपेरिजन टू एक्सोप्लाज्म। बच्चों आप लोग याद करो स्टेटमेंट एकदम गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि जो बाहर सोडियम होता है वो अंदर के कंपैरिजन में कम होता है और अंदर जो K+ होता है वो बाहर के कंपैरिजन में कम होता है। बच्चों ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आपको याद हो जो सोडियम होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और K+ अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम गलत हो गया। तो चेक करो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। बच्चों ऑप्शन रीड करते हैं। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। बच्चों ये हमारा आंसर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार रीड करते हैं मिलके, ठीक है, शुरू करें। डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड डीपोलराइजेशन। बच्चों आप याद करो जब भी डीपोलराइजेशन होगा जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वहां पे सोडियम के VGC ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, बाहर से सोडियम तेजी से अंदर आएगा। सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो जब कोई पॉजिटिव आयन अंदर आएगा तो इनसाइड चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, आउटसाइड हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ चेक करते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ो, नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड, एकदम सही बात है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर साइड, ये भी सही बात है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। ये देखिए असर्शन रीजन, आपको पता है आजकल एग्जाम में असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं ना। पहले हम पढ़ते हैं असर्शन, देखिएगा। इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नर्व कंडक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। बच्चों ये बात एकदम सही है। क्यों सही है उस पर भी हम आएंगे ना। पहले हम रीजन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। बच्चों आपको पता है ये बात भी एकदम सही है। तो जब भी असर्शन रीजन आप अटेम्प्ट करें, पहले तो ये डिसाइड करो असर्शन और रीजन सही है या नहीं है। अब हमें पता लगे असर्शन सही है, और उसका रीजन क्या होना चाहिए बच्चों, सोच के देखते हैं ना। देखिएगा, इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नर्व कंडक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। बच्चों आप सोच के देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि आप याद करो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दोनों न्यूरॉन गैप जंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रेवल कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए फास्ट होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। बात तो सही है मगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, मगर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर ढूंढते हैं, देखिएगा। फर्स्ट पे आइए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बच्चों ऐसा तो नहीं है। सेकंड पे आओ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बच्चों यही तो आंसर है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। मैच द कॉलम, आपको पता है आजकल मैच द कॉलम बहुत पूछे जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों, है ना। देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दे रखे हैं ना बच्चों। मल्टीपोलर न्यूरॉन, आप सभी को पता है मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो बच्चों एक के साथ हम लिख देते हैं 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइपोलर, आपको पता है बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं रेटिना ऑफ आई के अंदर, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए यूनिपोलर, अगर आपने NCERT पढ़ी हो तो आपको पता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, तो बच्चों इसमें हम लिख देते हैं 4। लास्ट पे आइए निसेल्स ग्रैन्यूल, बच्चों जो निसेल्स ग्रैन्यूल होते हैं वो सेल बॉडी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए हम यहाँ लिख देते हैं 3। अब ऑप्शंस चेक करते हैं ना।
ए का आंसर होना चाहिए 2, सबका ही 2 है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। बी का होना चाहिए 1, बच्चों देखो सेकंड और फोर्थ में ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट पे आते हैं। सी का होना चाहिए 4, बच्चों देखो सी का जो 4 है वो फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी का होना चाहिए 3, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और मैच द कॉलम। बच्चों देखो जैसे क्वेश्चन नीट में ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी ना, तो देखिएगा मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, एक बार रीड करते हैं। सबसे पहले ए दे रखा है पॉन्स, बच्चों इसमें ऑप्शंस ढूंढिए। पॉन्स में आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम लिख देते हैं 1। मेडुला, मेडुला इसमें से आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे जो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का मेन कंट्रोल होता है कौन करता है, मेडुला, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ से उठा लिया। ठीक है, मिड ब्रेन, इनमें देखिए मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो बच्चों हम मिड ब्रेन के साथ ये 4 लिख देंगे। नेक्स्ट पे आइए हाइपोथैलेमस, आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, तो हम लिख देंगे 3। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ए का 1, बच्चों देखो इन दोनों में ए का 1 जा रहा है ना, चेक करो। बी का 2, दोनों में बी का 2 है, अब बाकी से चेक करेंगे हम। सी का देखिए 4, सी का 4, और टी का चेक करो 3, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। यस, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको याद रहेगा ना। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, एकदम सही बात है ना। आपको पता है जब भी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात होती है ये वॉलेंट्री मसल से रिलेटेड है, वॉलेंट्री मसल मतलब स्केलेटल मसल, सही। सेकंड पे आइए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम इनवॉलेंट्री मसल टू सीएनएस, बच्चों ये गलत हो गया। अभी हमने डिस्कस किया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वॉलेंट्री मसल से रिलेटेड है, इनवॉलेंट्री से रिलेटेड नहीं है। आंसर तो निकल गया, फिर बाकी 2 ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना। नेक्स्ट पे आओ, एएनएस रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री मसल, बच्चों एकदम सही बात है, एएनएस इनवॉलेंट्री से रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन पे आइए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज डिवीजन ऑफ एएनएस, सही बात है बच्चों एकदम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था इनकरेक्ट, तो बच्चों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों देखो नीट में बहुत टाइम से डायग्रामेटिक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे, मगर हमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हैं ना बच्चों, जो ए आपको दिखाई दे रहा है आप सभी को पता है ए कौन है, पॉन्स है ना। बी पे आइए, पॉन्स के पीछे की तरफ है, तो बच्चों बी कौन होगा, सेरेबेलम, तो सेरेबेलम हो गया। नेक्स्ट आइए, सी ऑप्शन आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये सेरिब्रम है। और बच्चों डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट, तो बच्चों ये पार्ट कौन है, थैलेमस। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों ए कौन था, पॉन्स, देखो पॉन्स 1, 2 और 4 ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं ना बच्चों, बी कौन था, सेरिबेलम, तो अब चेक करो सेरिब्रम दे रखा है, सेरिब्रम दे रखा है या सेरिबेलम दे रखा है ना, तो हमारा ए मैच हो गया, बी मैच हो गया। नेक्स्ट पे आइए सी, सी कौन था बच्चों, सेरिब्रम, तो देखो सेरिब्रम मैच हो गया। और डी कौन था बच्चों, थैलेमस, तो थैलेमस भी मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आइए। हाँ, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और ऑप्शन से आपको पता लग रहा है कि एक से ज्यादा भी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। शुरू करते हैं बच्चों है ना। पहला देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस आर स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रिनल। बच्चों अगर आपको याद हो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उसका एग्जांपल होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, आपको पता है कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी नए सोर्सेज से ग्लूकोज बनाता है, फैट को तोड़ता है ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन को तोड़ता है ग्लूकोज बनाता है, तो ये बात सही हो गई। लाइपोलाइसिस भी करता है, यानी फैट का ब्रेक डाउन करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया ना। सेकंड पे आइए, इन डायबिटीज इंसिपिडस लिखा है बच्चों, ध्यान से देखना है ना। ठीक है, आपको पता है इंसिपिडस किससे रिलेटेड होता है, एडीएच की कमी से है ना। तो इन डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। बच्चों तो गलत हो गया, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में तो एडीएच की कमी है, इंसुलिन की कमी तो है ही नहीं, तो गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट आएगा, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एएनएफ इज सेक्रेटेड व्हिच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एकदम गलत,
आपको पता है जो ANF होता है वो तो खुद ही ब्लड प्रेशर को कम करता है, और इसमें लिखा हुआ है जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ANF रिलीज होगा। बच्चों वो तो ब्लड प्रेशर को और कम कर देगा, तो स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा था वो इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, है ना। फोर्थ पे है, पढ़िए, ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एकदम सही। क्यों सही, चेक करो। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए वो याद करो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको तोड़ता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड मिलाता है। तो अगर वो ग्लूकोज वापस से सेल ने अपटेक कर लिया तो बच्चों इसका फंक्शन ही खराब हो जाएगा ना। तो देखिएगा, ग्लूकागॉन रिड्यूसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एकदम सही बात है, ये ग्लूकोज को सेल में नहीं जाने देगा, उसकी यूटिलाइजेशन को भी रोकेगा। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, चेक करो। ए करेक्ट है और साथ में डी करेक्ट है। तो बच्चों आप ऑप्शन में ढूंढिए, ए और डी दोनों जो आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, है ना। लो सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन। किसकी बात हो रही है, पहली बात तो लो सेक्रीशन की बात हो रही है और ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है ना। बच्चों आपको पता है ग्रोथ हार्मोन का अगर लो सेक्रीशन हो गया तो क्या होगा, चेक करो, ड्वार्फिज्म होगा, है ना। और पिट्यूटरी से रिलेटेड है तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगा। तो आंसर तो हमें दिख ही गया है, फिर भी हम बाकी ऑप्शन को रीड कर लेते हैं ना। सेकंड लिखा है जाइगेंटिज्म। बच्चों याद करो, जब बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो जाइगेंटिज्म होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली कब होता है, जब एडल्ट पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है ना। लास्ट रखा है क्रेटिनिज्म। बच्चों अब याद करो, क्रेटिनिज्म जो होता है उसको अपन थायरॉक्सिन से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, थायरॉक्सिन, है ना। बच्चों के अंदर जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है उसकी वजह से क्रेटिनिज्म होता है। तो बच्चों हमारा यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आइए, पैरेथ हार्मोन की थोड़ी बातें करते हैं। पैरेथ हार्मोन इज सेक्रीटेड ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन सिंपल है, सिली मिस्टेक करवा सकता है ना। इसमें ये नहीं पूछा है कि पैरेथ हार्मोन क्या करता है, इसमें पूछा है पैरेथ हार्मोन सेक्रीट कब होता है। तो पहले तो याद करो पैरेथ हार्मोन करता क्या है। पैरेथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। सही बात है। अब आप सोच के देखो, उसका काम है कैल्शियम को बढ़ाना, तो रिलीज कब होगा, जब ब्लड में कैल्शियम ऑलरेडी कम है। तो जब कैल्शियम कम है तब वो रिलीज होगा और कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन ढूंढो, पैरेथ हार्मोन इज सेक्रीटेड ड्यूरिंग इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो नहीं होगा, तो देखो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये सही जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पे आओ, शुगर, कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट में शुगर, कोई रोल नहीं है ना। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। असर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप, है ना। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं असर्शन। वही तरीका हम पहले डिसाइड करेंगे असर्शन और रीजन सही है क्या, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। शुरू करें। FSH which interacts with membrane bound receptors does not enter the target cell। एकदम सही बात, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, रीजन। बाइंडिंग ऑफ FSH to its receptors generates second messenger cyclic AMP for its biochemical and physiological responses। एकदम सही बात है ना। अब हमें चेक करना है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना, एक बार फिर से सेक्शन पे आते हैं। FSH which interacts with membrane bound receptors does not enter the target cell। ये हमारा की पॉइंट है ना। FSH टारगेट सेल में एंटर नहीं होता, तो आपको रीजन में ये बताना पड़ेगा क्यों एंटर नहीं होता। क्यों एंटर नहीं होता, क्योंकि याद करो प्रोटीनेशियस है, वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर बाहर ही होते हैं, अंदर नहीं होते, इस वजह से एंटर नहीं होता ना। रीजन में लिखा हुआ है कि ये जुड़ने के बाद रिसेप्टर से क्या करेगा, मगर बच्चों ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, मगर रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा है कि ये बाहरी क्यों रुक जाता है, अंदर क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चों ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड पे आओ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बच्चों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैच द कॉलम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है सिक्रीटिन। आपको पता है ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे एक्ट करता है, वहां से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करवाता है ना। तो देखिए, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस इन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो इसके आगे लिख देते हैं बच्चों अपन 2 पे आ गए। नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों गैस्ट्रिन। आपको पता है जो गैस्ट्रिन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। तो देखिएगा, स्टिमुलेट द सेक्रेशन फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, 1 लिख देते हैं इसके आगे ना। नेक्स्ट पे आइए CCK।
कोलिसिस्टोकाइनिन, आपको पता है पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस रिलीज करवाता है, तो ऑप्शन देखिएगा स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, तो बच्चों इसके आगे हम क्या लिखेंगे 4। नेक्स्ट पे आ जाओ GIP, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, नाम से पता लग रहा है गैस्ट्रिक सेक्रीशन और मोटिलिटी को इनिबिट करता है, तो बच्चों GIP देखिएगा इनिबिट गैस्ट्रिक सेक्रीशन एंड मोटिलिटी, इसके आगे लिखेंगे हम 3rd। अब आंसर चेक करते हैं, ए का आपको 2 दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो सिर्फ एक में ही दिख रहा है आपको, फिर भी चेक करेंगे। बी का चेक करो क्या है 1, सी का चेक करो क्या है 4 और डी का क्या है 3, तो बच्चों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और मैच द कॉलम है ना, देखिएगा कॉलम 1 कॉलम 2 से शुरू करते हैं। पहला कौन है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड है ना, इधर उनकी डिजीज दे रखी है, उनसे हमें मैच करना है, ठीक है। अब याद करो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसके हार्मोन जब कम हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड एक डिजीज होती है एडिसन्स डिजीज, तो बच्चों देखिए ए से रिलेटेड कौन हो गया 4, सही। नेक्स्ट पे आ जाओ पेनक्रियास, पेनक्रियास का नाम आते ही इंसुलिन याद आता है, और आपको पता है इंसुलिन की कमी से कौन रिलेटेड है, डायबिटीज मिलाइटस, तो बच्चों इसके आगे हम लिख देते हैं 5। नेक्स्ट आ जाएगी पिट्यूटरी, बच्चों पिट्यूटरी के अंदर आप याद करो ग्रोथ हार्मोन, और आपको पता अभी हमने डिस्कस किया था कि एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है तो डिजीज का नाम होता है एक्रोमेगैली, तो इसके आगे अपन लिख देते हैं बच्चों 3। नेक्स्ट आ जाइए थायराइड, आपको पता है थायराइड से रिलेटेड होता है ग्रेव्स डिजीज, हाइपर थायराइडिज्म से रिलेटेड होता है ना, तो बच्चों अपन डी के साथ क्या लिख देंगे 1st। अब आंसर चेक करते हैं, ए का होगा 4, देखिए ए का 4 2 में दिखाई दे रहा है आपको ना। नेक्स्ट पे आ जाओ बी का होगा 5, बी का 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा है, तो ए का 4 बी का 5। नेक्स्ट आ जाओ सी का होगा 3 और बच्चों डी का क्या होगा 1, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे बच्चों डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है क्या दे रखा है, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे पता, रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, हार्मोन बाहर ही अंदर नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब ये कोई प्रोटीनेशियस हार्मोन होगा, कोई स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होगा ना। पढ़ो, विच हार्मोन रिप्रेजेंट्स अबाव गिवन मैकेनिज्म है ना, देखिएगा एस्ट्रोजन नहीं होगा क्योंकि बच्चों एक स्टेरॉइड है, कॉर्टिसोल नहीं होगा क्योंकि एक स्टेरॉइड है, एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा क्योंकि एक स्टेरॉइड है, तो अच्छा इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विथ, बच्चों आपको पता है जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो पेक्टोरल गर्डल से आर्टिकुलेट करता है, वहां पे भी आप याद करो एक बोन होती है स्कैपुला, उसकी कैविटी होती है ग्लेनोइड कैविटी, उससे आर्टिकुलेट करता है, तो ऑप्शन देखिए एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल नहीं होगा क्योंकि एसिटाबुलम लिखा है ना, एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आओ ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बच्चों सही जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पे आइए ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल, ये नहीं होगा, तो जो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ना। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स एनाटॉमी ऑफ थिन फिलामेंट, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड करेक्टली फ्रॉम गिवन ऑप्शन। पहले तो बच्चों हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, आपको पता है इसके अंदर जो एक्स गिवन है बच्चों कौन है, ट्रोपोमायोसिन, उसके ऊपर देखो यहाँ पे रेगुलेटरी आपको दिखाई दे रहा है वाई, ये कौन है बच्चों ट्रोपोनिन, और जो जेड आपको दिखाई दे रहा है जेड, बच्चों जेड कौन है एफ एक्टिन, तो एक एक करके ऑप्शन में ढूंढते हैं ना। शुरू करेंगे हम एक्स से, आपको पता है जो एक्स है वो कौन है ट्रोपोमायोसिन, इन दो में ट्रोपोमायोसिन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, एक्स के बाद आता है वाई, वाई कौन है ट्रोपोनिन, तो देखो यहां पर ट्रोपोनिन गिवन है, यहां पर तो गिवन नहीं है, मतलब इसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जेड कौन है बच्चों एफ एक्टिन, तो देखो यहाँ पे एफ एक्टिन गिवन है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं ना। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है बच्चों, डायग्रामेटिक क्वेश्चन से टॉपिक आसानी से रिवाइज हो जाता है ना। देखिएगा आइडेंटिफाई द गिवन बिलो डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। शुरू करते हैं बच्चों, देखो ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है, आप सभी को पता है ए कौन है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद बी और सी की बात करो, आपको पता है कि अगर पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो उसकी अंदर वाली जो बोन होगी ये कौन होगी अल्ना, और बाहर वाली कौन होगी बच्चों रेडियस, और फाइनली डी जो आपको दिखाई दे रहा है कार्पल दिखाई दे रहा है ना। तो एक एक करके इन ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिएगा ए आप सभी को पता है ह्यूमरस है, तो देखो ह्यूमरस ह्यूमरस इन दोनों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको है ना। बी पे आ जाओ बच्चों, बी कौन है आप सभी याद करो, अभी हमने पढ़ा था रेडियस,
तो देखिए रेडियस इसमें लिखा हुआ है, सी कौन है बच्चों, अंदर की तरफ है तो अल्ना, और फाइनली डी कौन है बच्चों, कार्पल। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और मैच द कॉलम है, ध्यान से सुनिएगा ना। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। शुरू करें। सबसे पहले देखिए क्रीनियल बोन। आप सभी को पता है क्रीनियल बोन 8 होती है। 8 किस में दे रखा है, सी, तो बच्चों इसके आगे हम सी लिखेंगे ना। नेक्स्ट बार जो फेशियल बोन, फेशियल बोन आपको पता है 14 होती है, ये डी में दे रखा है तो इसके आगे हम लिखेंगे डी। एक्सियल स्केलेटन कितनी बोन होती है, 80 बोन्स होती है, ये दिखाई दे रहा है, ई में है, ई लिखेंगे। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स आपको पता है 3 पेयर होती है, 8, 9, 10 पेयर, यानी टोटल कितनी हो गई 6 है ना, 6 आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन कौन सा है, बी। और फाइनली लंबा वर्टिब्री बच्चों आपको पता है 5 होती है, ऑप्शन कौन सा है, ए। आंसर चेक करो, 1 का सी। बच्चों कभी कभी नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक सॉल्व करते पूरा सॉल्व हो जाता है, फिर भी आपको सारे चेक करना है ना। सेकंड का डी, थर्ड का देखिए बच्चों ई, 4 में देखिए कौन है, बी, फाइनली 5th में देखिए कौन है, ए। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों है ना। देखिए स्टेटमेंट 1, हाई कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड कॉजिंग रैपिड स्पैज्म इज कॉल्ड टिटैनी। गलत। आप सभी को पता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तब टिटैनी वाली प्रॉब्लम होती है, ज्यादा में नहीं होती है ना, गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 पढ़े बच्चों, शुरू हो जाओ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, कॉजिंग प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी गलत। आपको पता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 भी गलत, स्टेटमेंट 2 भी गलत। चेक करो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये तो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आइए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑब्वियसली नहीं है। लास्ट पे आओ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तो बच्चों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग, देखिए इधर है ना। स्टेटमेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, एकदम सही बात है। आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, स्टेटमेंट बी, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन लिखा हुआ है ऑन एक्टिन फिलामेंट। आप समझ ही गए होंगे ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन से नहीं होती है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। ऑप्शन देखते हैं, पहला बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे पे आओ, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ठीक है, एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों इस T20 सीरीज के एपिसोड से मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा और आगे आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका स्कोर इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे ना। इस सीरीज में बाकी टॉपिक भी बच्चों आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।